इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं राहुल नारायण। गुड मॉर्निंग, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। तो हम लोग इस एपिसोड में इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप स्कीम को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दो हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के नॉर्मली जनरली क्वेरीज होती हैं। तो एक क्वेश्चन है क्लोज एंडेड फंड्स रिलेटेड, कि उसमें नॉर्मली लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आता है और ये जेन्युइन क्वेरी होती है इन्वेस्टर्स के दिमाग में। तो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें? क्लोज एंडेड एज द नेम सजेस्ट, क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड का एनएफओ आया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ दिनों के बाद फिर वो ओपन हो जाता है। आप और इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, आप पैसा निकालना चाहें निकाल सकते हैं, स्विच करना चाहें उसी म्यूचुअल फंड की किसी और स्कीम में कर सकते हैं। बट क्लोज एंडेड में जब एनएफओ का पीरियड ख़त्म हो गया, इसके बाद फॉर एग्जांपल एक स्कीम है 3 साल की क्लोज एंडेड। अब आपने पैसा अगर एनएफओ में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आप कहें कि 10 दिन बाद लगा कि नहीं थोड़ा पैसा मेरे पास और आ गया है, मैं उस क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि एनएफओ का टर्म ख़त्म हो गया, 3 साल का टर्म है। अब ना तो आप नया पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपने शुरू में नहीं किया इन्वेस्ट, फिर आप परफॉर्मेंस देखते हैं। अब 3 महीने 6 महीने बाद बात होने लगी, आपके पीयर ग्रुप ने, फ्रेंड्स ने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो आपने कहा मैं भी करना चाहता हूँ। ओपन एंडेड होगा तो इन्वेस्ट कर लेंगे, क्लोज एंडेड होगा तो नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगेन आपको लगा कि भाई कुछ दिनों के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, ओपन एंडेड होगा तो आप रिडेम्पशन करके पैसा वापस ले सकते हैं। क्लोज एंडेड में नहीं ले सकते। फंड के पास आप जाएंगे, फंड से मतलब म्यूचुअल फंड के आप ऑफिस जाएंगे, वो कहेगा सॉरी सर 3 साल का है, जब 3 साल पूरा होगा तो आपका पैसा बिना मांगे, अंडरलाइन बिना मांगे हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तब रोकेंगे भी नहीं, लेकिन तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो है, इन्वेस्टमेंट की भी है एक तरीके से। इसको एड्रेस किया है रेगुलेटर्स ने, उन्होंने कहा कि साहब ये मैंडेटरी है कि क्लोज एंडेड फंड्स की स्कीम की लिस्टिंग आप स्टॉक एक्सचेंज में करवाइए। तो जब वहाँ पे लिस्टिंग हो जाती है तो अब किसी को पैसा चाहिए था और किसी को फ्रेश पैसा उसी स्कीम में, उसी क्लोज एंडेड फंड की स्कीम में डालना है, तो दोनों लोग जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे थ्रू प्रॉपर प्लेटफॉर्म और एक अपना पैसा बेच देगा अपनी यूनिट्स और दूसरा उसी को खरीद लेगा। ओपन एंडेड में हमेशा इन्वेस्टर और एएमसी म्यूचुअल फंड के बीच का इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे खरीदने और बेचने वाले के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, म्यूचुअल फंड से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरीका लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का किया हुआ है सिस्टम के हिसाब से। और उसी का सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वो विंडो मिल जाती है इन्वेस्ट करने की। अब किस रेट पे मिलती है, तो अब आप मान के चलिए, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक स्कीम ऐसी है जो 12% का रिटर्न जनरेट कर रही है, यानी ऑन एन एवरेज महीने का 1% कर रही है। तो अगर आप ये समझिए कि भाई आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था और 2 महीने के बाद में आपको पैसा वापस चाहिए, तो जो 100 रुपये है, मैं उस एनएवी को भी 100 रुपये मान लेता हूँ, वैसे नॉर्मली 10 रुपये पे आती है, तो जो 100 रुपये है आपका 2 महीने बाद 102 रुपये हो चुका होगा। अगर इसकी 100 रुपये की एनएवी माने तो 102 रुपये हो गई होगी, 10 रुपये माने तो 10 रुपये 20 पैसे हो गई होगी। तो होना ये चाहिए जैसे कि ओपन एंडेड में आपकी आदत है, देखा हुआ है आपने, एनएवी जो होती है उस पर ट्रांजेक्शन हो जाता है। आप म्यूचुअल फंड को कहते हैं लीजिए साहब, मेरी ये ट्रांजेक्शन स्लिप रिडेम्पशन की लीजिए और मुझे इसी एनएवी पे पैसा वापस कर दीजिए। यहाँ भी आप यही उम्मीद करेंगे कि भाई उसकी एनएवी, क्योंकि
2 महीने में 2% की ग्रोथ आ गई है स्कीम में, तो जो मैंने 100 रुपये लगाया था 102 मुझे मिल जाए और आप 102 पे मेरे से खरीद लीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एरिया है, वहाँ तो मैकेनिज्म है, वहाँ से मतलब ओपन एंडेड में, तो आपको उस NAV की बेसिस पे रिडेम्पशन देगा म्यूचुअल फंड। यहाँ पे म्यूचुअल फंड तो कहीं पिक्चर में है नहीं। नाउ दिस इज समथिंग बिटवीन टू पार्टीज, वन इज इंटेंडिंग बायर, वन इज इंटेंडिंग सेलर। अब आपको पैसे चाहिए, आपको ज़रूरत है, मुझे इन्वेस्ट करना, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, आप 102 रुपये के बजाय 101 रुपये 80 पैसे लेने में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो खरीद बेच हो रही है, यहाँ NAV पे नहीं खरीद बेच हो रही है, खरीद बेच हो रही, मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार देखा यह गया है कि NAV से कम रेट पे मार्केट चल रहा होता है। NAV 102 रुपये है, मार्केट प्राइस 101 रुपये 90 पैसे हो सकती है, 101 रुपये 80 पैसे हो सकती है, कई बार ये डिफरेंस और ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया है। अब इसी में एडिशनली एक अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है तो थोड़ा टाइम लगा सकता है। वो कैसे निकलती है? डेट फंड की कोई स्कीम है, और मैं एग्जांपल को सिंपल रखता हूँ कि उसमें 10% का रिटर्न आ रहा है साल का, तो 3 साल के बाद में, या समझिए कि 2.5 साल के बाद में अगर 10% सिंपल जोड़ें तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल के 6 महीने का 5%, मैं कंपाउंडिंग नहीं कर रहा अभी, तो एक तरह से 100 रुपये का 125 रुपये हो जाना चाहिए NAV के हिसाब से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी जो मार्केट पे चल रही हो प्राइस, वो 125 ना हो, 120 ही हो। अब आपको मालूम है कि भाई 2.5 साल तो ये स्कीम रन कर चुकी है, 6 महीने और रन करेगी, और 3 साल बाद तो मुझे डेट फंड है, इक्विटी में तो कुछ पक्का नहीं है, फ्लक्चुएट भी कर सकती है, बाय द टाइम मैच्योरिटी की डे टाइम मार्केट क्रैश कर गया, ये तो डेट फंड है, अच्छा फंड है मान लीजिए। तो आपको मालूम है कि 3 साल के बाद में 10% के हिसाब से 130 रुपये मुझे मिलेंगे, 6 महीने बचे हुए हैं, मार्केट में 125 के बजाय 120 रुपये का ही चल रहा है वो, तो आपने 2.5 साल बाद जाके खरीद लिया, 6 महीने बाद मैच्योरिटी आ गई, और 6 महीने में आपको एक तरीके से 125 रुपये की जो NAV थी, जो बाद में 130 में हो जानी थी, आपको तो 120 रुपये पे ही मिल गई। तो 6 महीने में आपने 10% कमा लिया, एनुअलाइज करें तो 20% कमा लिया। तो कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस तरह की डील को भी ट्रैक करते रहते हैं, और जहाँ पे लगता है कि सेफ भी है और गैप है, NAV जो है और मार्केट प्राइस कम है, तो उनको लगता है 2-4-6 महीने की बात है, इन्वेस्ट कर लो और एकदम से ठीक ठाक पैसा आ जाएगा। बट ये कुछ लोग करते हैं, हमेशा नहीं पॉसिबल है, बट एक हिडन ये भी एडवांटेज हो सकता है। जहाँ प्रॉब्लम है तो एक ये भी एडवांटेज निकल सकता है। अच्छा, अगर बात करें जितने भी एसेट क्लासेस होते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर, सबसे कम ट्रांसपेरेंट कौन सा है? देखिए, म्यूचुअल फंड तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सेबी बैठा हुआ है, इतना रेगुलेटर बिल्कुल एक्टिव, तो उसमें तो पूरी ट्रांसपेरेंसी, आपको रोज़ की रोज़ NAV मिल जाती है, हर मंथ एंड पे आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है, सेबी के नियम कानून है, आप थोड़ा सा पढ़ने जाके एज एन इन्वेस्टर तो आपको सब मालूम हो जाएगा। मतलब इनफैक्ट हम लोग जो अभी आज ही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जल्दी हम लोग एक कोर्स लेके आने वाले हैं, शॉर्ट कोर्स 2 या 3 घंटे का, जिसको पढ़ने के बाद में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड में तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है ही। इक्विटी में भी ट्रांसपेरेंसी इस सेंस में है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो तो ट्रांसपेरेंट है, और कंपनी के बारे में आपको मालूम करना है तो कंपनी पर भी बड़ा जोर है। आप देखिए, मतलब जो रेगुलेटर हमारा है, आप इनके जहाँ लिस्टिंग होती है NSE पे, BSE पे,
कुछ भी न्यूज़, कुछ भी मटेरियल है, दे नीड टू अपडेट द स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत तेज़ी से करना पड़ता है आज की डेट में, वरना खट से नोटिस इशू हो जाती है। तो स्टॉक भी बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट है। रियल एस्टेट एक ऐसा निकल के आता है जहाँ ट्रांसपेरेंसी अभी उस तरह से नहीं है। काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पर्टिकुलरली पिछले 5, 7, 8 सालों में रेरा आया और भी चीज़ें हुई, बट अभी भी उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, एक जो सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको बिल्डर की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से, कि भाई पैसा इसी प्रोजेक्ट में लगेगा, लग रहा है, कितना कंप्लीशन हो रहा है, उसके बावजूद काफ़ी एरिया अभी भी ग्रे एरिया है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक असेट क्लास है वो आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका वैसे तरीका निकल रहा है, जैसे अब जो रीट्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, वो क्योंकि रीट्स वगैरह सब उस पर रेगुलेटर बैठा हुआ है, और वो फिर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इंटर्न वो तो कर लेते हैं, उनके पास तो कॉम्पिटेंस होती, टीम होती है। बट हमारे आपके पास में, कॉमन इन्वेस्टर के पास में उतना समझने का नहीं होता अभी कॉम्पिटेंस, तो वो एक एरिया थोड़ा सा जिसमें कि कम है। अब एक स्कीम ले लेते हैं, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। 3 महीने का रिटर्न है 7.23%, 6 मंथ्स का है 24.72%, 1 ईयर का रिटर्न 54.67%, 3 ईयर का रिटर्न 20.75% और 5 साल का रिटर्न आ रहा है 21.80%। परफॉर्मेंस ठीक है और रिसेंट पास्ट में और अच्छी हुई है कंपेयर टू जो 3 साल पहले थी या 5 साल में थी। लेकिन पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 41.3 है, पीबी भी ज़्यादा है 5.99, तो रिटर्न अच्छा आ रहा है, पीबी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको आपको कंसीडर करना। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग 56 है। वो हम लोग हर बार कहते हैं कि भाई वो तो फंड मैनेजर की कॉल है, और टॉप 10 होल्डिंग जो इनकी है उसमें 37% पैसा लगा है। डाइवर्सिफाइड है, कोई बहुत कम स्टॉक्स भी नहीं है, बट जैसे कुछ में हम देखते हैं इनके जो काउंटर पार्ट होते हैं 100 हैं, 110 हैं, 120 हैं, तो उतने नहीं हैं। और 6000 करोड़ का AUM है, ठीक है साइज, नॉट वेरी ग्रेट, लेकिन हाँ साइज ठीक है। तो लार्ज एंड मिड कैप है, लेकिन लार्ज कैप ही सेंट्रिक है, करीब 87% लार्ज कैप में पैसा है, ठीक है। और स्मॉल माइक्रो कैप में 0% है, कुछ भी नहीं है, तो सेफ प्ले कर रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग इन लार्ज एंड मिड कैप स्पेस, बट सेफ प्ले कर रहे हैं। और एक एंगल जो हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके हिसाब से जब मैं इनका जून का AUM देख रहा हूँ और जुलाई एंड का देख रहा हूँ, तो AUM बढ़ा है। जुलाई एंड के AUM को जब मैं अगस्त एंड के AUM से देख रहा हूँ, तो वहाँ भी बढ़ा है। तो एक इंडिकेटिव जो सेंस लेने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग कलेक्टिव विजडम बोलते हैं, तो इन्वेस्टर्स ही पैसे बढ़ा ही रहे हैं इसमें नेट। तो इसलिए लार्ज एंड मिड में इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड एक अच्छा फंड लगता है। ठीक है, तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी टॉपिक जो इसमें डिस्कस किया गया हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में उसे ड्रॉप करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।